गद्दार एजेंट इमरान सीरीज मुसन्निफ जहीर अहमद। जूलिया अपने फ्लैट के सिटिंग रूम में बैठी एक मैगजीन का मुताला कर रही थी कि अचानक अंदर कमरे में पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी। फोन की घंटी की आवाज सुनकर जूलिया चौंक पड़ी। उसने मैगजीन बंद करके सामने टेबल पर रखा और उठ खड़ी हुई और तेज तेज चलती हुई दूसरे कमरे में आ गई। यस, जूलिया ने फोन के पास आकर रिसीवर उठाकर अपने कान से लगाते हुए कहा, तनवीर बोल रहा हूँ जूलिया। दूसरी तरफ से तनवीर की आवाज सुनाई थी। खैरियत, क्यों कॉल की है? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। जूलिया की आदत थी कि वो रात देर तक या तो सिटिंग रूम में बैठी रिसाले और मैगजीन पढ़ती रहती थी या फिर वो टीवी लॉन्च में बैठकर प्रोग्राम देखती थी। सीक्रेट सर्विस के मेंबरान अमूमन उसे 7-8 बजे तक उसका हाल अहवाल दरियाफ्त करने के लिए कॉल करते थे या फिर वो दिन के वक्त उसके फ्लैट में आ जाते थे, लेकिन रात 9 बजे के बाद उसे कोई कॉल न करता था। ये मामूलात आम दिनों में होते थे। केस के दौरान तो कोई भी किसी भी वक्त उसे कॉल कर सकता था। वैसे भी इन दिनों क्रॉसटी पाकिस्तान में थी और सालिया भी उसके साथ थी। एक्स्ट्रो ने उन दोनों को जूलिया के कहने पर उसके साथ उसके फ्लैट में रहने की इजाजत दे दी थी। वो दोनों कई रोज से जूलिया के साथ मुकीम थी। क्रॉसटी और सालिया में इन दिनों गहरी दोस्ती हो गई थी और वो ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारती थी। उनमें से किसी को भी कहीं जाना होता तो वो अकेले नहीं जाती थी। बाजार और आउटिंग के लिए वो जूलिया को भी अपने साथ चलने के लिए कहती थी, मगर जूलिया उनके साथ कभी कभार ही जाती थी। वो ज्यादा वक्त फ्लैट में ही गुजारना पसंद करती थी। उन दोनों की मौजूदगी में जूलिया ने सीक्रेट सर्विस के मेंबरान से कह रखा था कि वो रात को गैर जरूरी बातों के लिए फोन न किया करे, ताकि क्रॉसटी और सालिया उसकी वजह से डिस्टर्ब न हो। क्रॉसटी और सालिया आउटिंग के लिए काफी देर से बाहर गई हुई थी और जूलिया उन्हीं के इंतजार में थी। ऐसे में तनवीर की कॉल आ गई और उसकी कॉल जूलिया को नागवार गुजरी थी, इसीलिए उसने तनवीर से खुश्क अंदाज में बात की थी। जूलिया, मुझे तुमसे एक इंतहाई जरूरी सिलसिले में मिलना है, क्या मैं तुम्हारे फ्लैट पर आ जाऊं? दूसरी तरफ से तनवीर ने कहा। उसके लहजे में अजीब सी करगगी का अंसर मौजूद था और वो जूलिया को भी मिस जूलिया की बजाय सिर्फ जूलिया कह रहा था। ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? और इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं। इस वक्त तुम्हें मुझसे क्या जरूरी काम हो सकता है? जूलिया ने कहा, ये सब मैं तुम्हें वहां आकर बताऊंगा। मेरा इस वक्त तुमसे मिलना बेहद जरूरी है। दूसरी तरफ से तनवीर ने उसी अंदाज में कहा, क्यों जरूरी है? कुछ बताओ तो सही। जूलिया ने कहा, नहीं, वो बात मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकता। मुझ पर एतमाद करो, मैं तुम्हारा वक्त जाया नहीं करूंगा। तनवीर ने कहा तो जूलिया ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। ये तुम पर कब से आ गए हो? जूलिया ने होंठ भींच कर कहा, ये भी आकर बताऊंगा। तनवीर ने उसी अंदाज में कहा, कहाँ से फोन कर रहे हो? जूलिया ने पूछा। तुम्हारे फ्लैट से थोड़ी दूर एक पब्लिक फोन बूथ से। दूसरी तरफ से तनवीर ने कहा, ठीक है, आ जाओ। जूलिया ने कहा, थैंक यू, मैं आ रहा हूँ। और हाँ, क्रॉसटी और सालिया जाग रही है ना? दूसरी तरफ से तनवीर ने पूछा। क्यों, उन दोनों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? जूलिया ने कहा, मैं जो बात करने आ रहा हूँ वहाँ उनकी मौजूदगी भी मेरे लिए जरूरी है। तनवीर ने कहा, वो दोनों आउटिंग के लिए बाहर गई हैं, बस आने ही वाली होंगी। तुम आ जाओ, तुम्हारे आने तक शायद वो भी आ जाए। जूलिया ने कहा, ओके, मैं आ रहा हूँ। तनवीर ने कहा और उसके साथ ही राब्ता मुनक़ते हो गया। जूलिया ने रिसीवर क्रेडल पर रखा और हैरत से सोचने लगी कि तनवीर का लहजा क्यों बदला हुआ था और उसे ऐसी क्या बात करनी है जिसके लिए क्रॉसटी और सालिया का होना भी उसके लिए जरूरी है। उसी लम्हे कॉल बेल बज उठी तो वो चौंक पड़ी। कॉल बेल बजाने का मखसूस अंदाज क्रॉसटी का था, जिसका मतलब था कि क्रॉसटी और सालिया वापस आ गई हैं। जूलिया कमरे से निकली और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर वाकई क्रॉसटी और सालिया मौजूद थी। वो शॉपिंग बैग से लदी बंधी थी। हमारी मदद करो प्लीज, क्रॉसटी ने जूलिया से कहा तो जूलिया ने उससे 2 बैग ले लिए। आ जाओ, जूलिया ने कहा तो वो दोनों अंदर आ गई। उन्होंने तमाम सामान लाकर मेज पर ढेर कर दिए और सोफे पर बैठ गई। बहुत देर लगा दी तुमने, जूलिया ने उनके सामने बैठते हुए कहा। बस आज शॉपिंग करने का मूड था, क्रॉसटी ने कहा। क्या लाई हो? जूलिया ने बैगों की तरफ देखते हुए कहा। खुद ही देख लो, सालिया ने कहा। बाद में देखूंगी, तनवीर आ रहा है, पहले उसकी सुन ले कि वो हम तीनों से क्या कहने आ रहा है। जूलिया ने कहा, हम तीनों से? क्रॉसटी ने कहा, हाँ, कहे तो यही रहा है। जूलिया ने सर हिलाकर कहा और उसी लम्हे डोरबेल बजी तो वो चौंक पड़ी। तनवीर होगा, वो यहाँ करीब से ही फोन कर रहा था। जूलिया ने उठते हुए कहा और एक बार फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाजा खोला तो बाहर तनवीर ही था। क्रॉसटी और मिस सालिया आ गई हैं? तनवीर ने पूछा। हाँ, आओ, जूलिया ने कहा तो तनवीर अंदर आ गया। जूलिया ने दरवाजा बंद किया और वो दोनों ड्राइंग रूम में आ गए, जहाँ सालिया और क्रॉसटी मौजूद थी। खैरियत, लगता है आज आप अच्छी खासी शॉपिंग करके आई हैं। तनवीर ने मेज पर पड़े शॉपिंग बैग्स देखते हुए कहा। हाँ, बस यूं ही, जरूरत का कुछ सामान खरीदना था, वही लाए हैं। सालिया ने कहा। बैठो, जूलिया ने कहा तो तनवीर एक सिंगल सोफे पर बैठ गया। कॉफी पियोगे? जूलिया ने तनवीर से पूछा।
नहीं थैंक यू, तनवीर ने जवाब देते हुए कहा। और तुम दोनों? जूलिया ने सालिया और क्रॉस्टी से पूछा। नहीं, हम बाजार से सब कुछ खा पी कर आए हैं, क्रॉस्टी ने कहा। तो मैं बैठ जाऊं? जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तो उन दोनों ने इस बात में सर हिला दिए और जूलिया बैठ गई। वो तीनों गौर से तनवीर को देख रही थी। तनवीर मुतमईन था, उसके चेहरे पर कोई ऐसे तासुरात नहीं थे जिससे पता चलता कि वो कुछ परेशान है। हाँ तनवीर, क्या बात करनी थी तुमने हमसे? जूलिया ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा। आप डिप्टी चीफ हैं, मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ उसका ताल्लुक मेरी सर्विस से है, तनवीर ने कहा। उसके लहजे में बदस्तूर करदगी का उनसर मौजूद था। अलबत्ता क्रॉस्टी और सालिया की मौजूदगी में वो तुमसे फिर अखलाक के दायरे में आकर जूलिया को आप कहने लगा था। सीक्रेट सर्विस से? जूलिया ने चौंक कर कहा। जी हाँ, मैंने सीक्रेट सर्विस को छोड़ने का फैसला कर लिया है, तनवीर ने कहा। तो उसकी बात सुनकर वो तीनों उछल पड़ी। क्या क्या कहा है तुमने? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं सीक्रेट सर्विस को छोड़ रहा हूँ, तनवीर ने मजीद करक मगर सपाट लहजे में कहा। मगर क्यों? तुम सीक्रेट सर्विस क्यों छोड़ना चाहते हो? क्रॉस्टी ने पूछा। क्या इसके लिए कोई वजह होनी जरूरी है? तनवीर ने कहा। हाँ, वजह होनी जरूरी है, क्योंकि जब तक कोई वजह नहीं होती इंसान कोई काम नहीं करता, सालिया ने कहा। वजह है, मगर मैं आपको वो बता नहीं सकता, तनवीर ने कहा। क्यों, बता क्यों नहीं सकते? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। बस आप वजह ना पूछे तो बेहतर है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने सीक्रेट सर्विस छोड़ने का फैसला कर लिया है, इसलिए मैंने सालिया और क्रॉस्टी के सामने डिप्टी चीफ होने के नाते आपको मुत्तला कर दिया है। आप ये बात खुद चीफ से करें और उन्हें बता दे कि वो मुझे सीक्रेट सर्विस के रुकन होने से दस्तबरदार कर दे, तनवीर ने खुश्क लहजे में कहा। सीक्रेट सर्विस छोड़ने का मतलब जानते हो तुम? जूलिया ने उसे घूरते हुए कहा। हाँ जानता हूँ, ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि मेरे डेथ वारंट जारी कर दिए जाएंगे, तनवीर ने मुंह बनाकर कहा। तो क्या तुम मरना चाहते हो? क्रॉस्टी ने पूछा। नहीं, तनवीर ने कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है, चीफ को जब मालूम होगा कि तुम सीक्रेट सर्विस छोड़ रहे हो तो वो तुम्हें जिंदा छोड़ देगा? जूलिया ने उसे घूरते हुए कहा। मैं उस वक्त तक कहीं का कहीं पहुंच चुका हूँगा, तनवीर ने कहा। तो उसकी बात सुनकर न सिर्फ जूलिया बल्कि क्रॉस्टी और सालिया भी मुस्कुरा दी। तनवीर, तुम चीफ को बखूबी जानते हो। चीफ जिस तरह पाकिस्तान में होने वाले हर जुर्म की बू दूर से सूंघ लेता है, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुप जाओगे तो क्या चीफ तुम्हें तलाश नहीं कर सकेगा? क्रॉस्टी ने कहा। मैं जानता हूँ वो मुझे हर जगह तलाश कर सकता है, मगर एक ऐसी जगह है जहाँ मैं चला जाऊँ तो मुझे कोई भी तलाश नहीं कर सकेगा, तनवीर ने कहा। ऐसी कौन सी जगह है? जूलिया ने चौंक कर कहा। सॉरी मिस जूलिया, मैं उस जगह के बारे में आपको नहीं बता सकता, तनवीर ने सपाट लहजे में कहा। ठीक है तनवीर, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ? डिप्टी चीफ होने के नाते और सीक्रेट सर्विस की मेंबर होने की हैसियत से मैं तुमसे ये जरूर कहूंगी कि तुम गलत फैसला कर रहे हो। तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी मौत का सबब भी बन सकता है और हम में से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि तुम नाहक मारे जाओ। इसलिए मैं एक बार तुमसे जरूर कहूंगी कि तुम अपने फैसले पर नजरसानी कर लो, जूलिया ने उसे समझाते हुए कहा। मैं अच्छी तरह सोच समझ कर आया हूँ मिस जूलिया। एक बार नहीं, मैं कई बार सोच चुका हूँ। मैं आपके पास हतमी फैसला करके आया हूँ, तनवीर ने कहा। क्या तुम अपना फैसला बदल नहीं सकते? सालिया ने कहा। नहीं, आई एम सॉरी, तनवीर ने माजरत करते हुए कहा। तो तुम हमसे क्या चाहते हो? अगर तुमने फैसला कर ही लिया था तो तुम्हें हमारे पास आने की क्या जरूरत थी? जूलिया ने कहा। मुझे ये सब आपको बताना बेहद जरूरी था मिस जूलिया। मैं नहीं चाहता था कि कल कोई मुझे ये कहे कि मैं बुज़दिल हूँ और किसी को बताए बगैर भाग गया हूँ, तनवीर ने जवाब देते हुए कहा। ये भागने वाली बात नहीं तो और क्या है? जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। अगर मुझे भागना होता तो मैं यहाँ आकर आप सबको ये न बताता, तनवीर ने कहा। फिर भी मैं इसे तुम्हारी बुज़दिली ही कहूंगी। तुम ये मुझे क्रॉस्टी और सालिया को बता रहे हो। अगर तुम इतने ही बाहिम्मत हो तो ये बात तुम खुद चीफ को क्यों नहीं बता देते? जूलिया ने तनक कर कहा। वो अब मेरे चीफ नहीं है, फिर भी अगर आप चाहती हैं कि मैं खुद उनसे बात करूं तो मैं यही उनसे बात कर लेता हूं, तनवीर ने कहा। हाँ, तुम जिंदगी और मौत का फैसला कर रहे हो, इसके लिए तुम चीफ से खुद ही बात करो तो बेहतर होगा, जूलिया ने कहा। चीफ से बात करने से पहले तुम इमरान साहब से और दूसरे मेंबरान से क्यों नहीं बात कर लेते? सालिया ने कहा। नहीं, इस मामले में मुझे किसी और का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, तनवीर ने कहा। जरूरत नहीं है तो फिर हमारा सहारा क्यों ले रहे हो? जूलिया ने कहा। मैं आपका सहारा नहीं ले रहा, मैं तो आपको अपने फैसले से आगाह करने के लिए आया था, एक बहादुर इंसान की तरह, तनवीर ने कहा। तो क्या लाऊं फोन? करोगे चीफ से बात? जूलिया ने उसे तंसिया नजरों से देखते हुए कहा। ले आए, मैं अभी बात कर लेता हूँ, तनवीर ने गहरा सांस लेते हुए कहा। तो जूलिया सर हिलाकर उठ खड़ी हुई। वो दूसरे कमरे में गई और एक कार्डलेस फोन लेकर आ गई। उसने फोन तनवीर के सामने मेज पर रख दिया। तनवीर ने फोन उठाया और चीफ के नंबर प्रेस करने लगा। उसे नंबर प्रेस करते देखकर जूलिया, क्रॉस्टी और सालिया ने होंठ बीच लिए थे। X2। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से X2 की मखसूस आवाज सुनाई दी।
तनवीर ने बटन प्रेस करते ही चूंकि लाउडर का बटन भी ऑन कर दिया था, इसलिए उन तीनों ने भी एक्स2 की आवाज सुन ली थी। तनवीर बोल रहा हूँ, तनवीर ने बगैर किसी तरद्दुद के कहा। बोलो, क्यों फोन किया है? दूसरी तरफ से एक्स2 ने उसी लहजे में कहा, मैं इस वक्त मिस जूलिया के फ्लैट में हूँ। मैं मिस जूलिया को अपने एक फैसले से आगाह करने आया था। मैंने उन्हें अपने फैसले से आगाह कर दिया है। उनका कहना है कि मैं खुद आपसे बात करूं। तनवीर ने सपाट लहजे में कहा, तुम सीक्रेट सर्विस छोड़ना चाहते हो? दूसरी तरफ से एक्स2 ने कहा तो चीफ की बात सुनकर न सिर्फ तनवीर बल्कि जूलिया, क्रॉस्टी और सालेहा भी हैरान रह गई। यस, इस बार तनवीर ने ठोस लहजे में कहा, और यस चीफ कहने की बजाय सिर्फ यस कहा, जैसे वो सीक्रेट सर्विस का रुक न रहा हो और एक्स2 उसका चीफ ना हो। जूलिया को फोन दो, एक्स2 ने कड़क लहजे में कहा। यस, तनवीर ने बदस्तूर ठोस लहजे में कहा और फोन जूलिया की तरफ बढ़ा दिया। जूलिया बोल रही हूँ चीफ। जूलिया ने फौरन रिसीवर कान से लगाते हुए कहा, तनवीर तुमसे सीक्रेट सर्विस छोड़ने की बात कर रहा है और तुम खामोशी से उसकी बात सुन रही हो। दूसरी तरफ से एक्स2 ने गुर्राते हुए कहा। उसकी गुर्राहट सुनकर जूलिया, तनवीर, क्रॉस्टी और साला भी एक बार की कांप उठी थी। चीफ, मैं वो जूलिया ने हकलाते हुए कहा। तुम डिप्टी चीफ हो जूलिया, और तुम्हें सीक्रेट सर्विस के उसूलों का बखूबी इल्म है। तुम ये बात भी अच्छी तरह जानती हो कि सीक्रेट सर्विस में एक बार जो आ जाता है उसकी वापसी के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। एक्स2 ने उसी लहजे में कहा। यस चीफ, मैं तनवीर को यही समझा रही थी। जूलिया ने कहा। एक बार फिर उसे समझा दो, अगर मान जाए तो ठीक, वरना उसे गोली मार देना। दूसरी तरफ से एक्स2 ने खुश लहजे में कहा तो उसकी बात सुनकर तनवीर के साथ साथ उन तीनों के रंग भी उड़ गए। चीफ, जूलिया ने बौखलाए हुए लहजे में कहा, लेकिन दूसरी तरफ से एक्स2 ने कोई जवाब न दिया। शायद उसने दूसरी तरफ से राब्ता खत्म कर दिया था। जूलिया ने थके थके अंदाज में फोन का बटन ऑफ किया और उसे मेज पर रख दिया। अब क्या कहते हो? जूलिया ने तनवीर की तरफ गौर से देखते हुए कहा। उनका अगर यही हुक्म है तो फिर आप गोली चलाकर देख ले। तनवीर ने सर झटक कर कहा तो जूलिया ने बेख्तियार होड़ बीच लिए। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अहमकपन छोड़ो और असल बात बताओ, ये अचानक तुम्हें हो क्या गया है? इस बार जूलिया ने गुस्सैले लहजे में कहा। सॉरी, मैं कुछ नहीं बता सकता, आप मुझे जाने दे। मैं बहादुर की तरह जाना चाहता हूँ। मैं अब किसी भी सूरत सीक्रेट सर्विस में काम नहीं करूंगा। तनवीर ने सपाट लहजे में कहा। तनवीर प्लीज, तुम एक अच्छे इंसान हो और हमें तुम्हारी बेहद जरूरत है। क्रॉस्टी ने परेशान से लहजे में कहा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। आपके चीफ ने मिस जूलिया को हुक्म दिया है तो ये बेशक मुझे गोली मार दे। तनवीर ने उसी अंदाज में कहा तो वो तीनों खोलकर रह गई। मैं सचमुच तुम्हें गोली मार दूंगी, अब भी वक्त है, समझ जाओ। जूलिया ने उसे घूरते हुए कहा। आपने मुझे गोली मारनी है? कोशिश कर देखे, मैं जा रहा हूँ, गुड बाय। तनवीर ने यकलक उठकर खड़े होते हुए कहा तो वो तीनों भी एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। रुक जाओ तनवीर, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी, जूलिया ने गुर्राते हुए कहा। मुझे रोकना आपके लिए आसान नहीं होगा मिस जूलिया, तनवीर ने कहा। इस बार उसके होठों पर जहरीली मुस्कुराहट उभर आई थी। क्या मतलब? क्या तुम मुझसे टक्कर लेना चाहते हो? जूलिया ने उसे गुस्सैली नजरों से घूरते हुए कहा। फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। आपके लिए बेहतर होगा कि आप मुझे जाने दे, वरना। तनवीर ने जानबूझकर अपना फिक्रा अधूरा छोड़ते हुए कहा। वरना क्या? जूलिया ने उछलकर उसके सामने आते हुए कहा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मुझे जाने दे, वरना मैं इस वरना का जवाब जरूर देता। बाहर मेरा कोई इंतजार कर रहा है, मुझे उसके पास जाना है। मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता, इसलिए मुझे जाने दे, तनवीर ने बदले हुए लहजे में कहा। तो उन सब ने गुस्से से होंठ चबाने शुरू कर दिए। कौन है बाहर? कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है? जूलिया ने उसे खूनी नजरों से घूरते हुए कहा। है कोई? मैं अभी आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, तनवीर ने कहा। क्रॉस्टी, सालिया, देखो कौन है बाहर, इसे मैं संभालती हूँ, देखती हूँ ये यहाँ से बाहर कैसे जाता है, जूलिया ने कहा। तो क्रॉस्टी और सालिया सर हिलाकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। रुक जाओ मिस सालिया और मिस क्रॉस्टी, आप दोनों बाहर नहीं जाएगी, अचानक तनवीर ने पनकारते हुए कहा। तो वो दोनों रुककर उसकी जानिब देखने लगी। तुम्हारा ये अंदाज, तुम तनवीर ही हो ना? तुम जूलिया ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा। हाँ, मैं तनवीर ही हूँ। इन दोनों से कहें कि वो वापस आकर अपनी जगह पर बैठ जाए, तनवीर ने गुर्राते हुए कहा। अगर मैं ना कहूँ तो फिर? जूलिया ने भी उसी के अंदाज में कहा। ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ही सही, तनवीर ने होंठ भींचते हुए कहा। उसने अचानक अपने दाएं पैर के जूते की एड़ी उठाकर जमीन पर मारी तो एक जोरदार धमाका हुआ। जूलिया को यूं महसूस हुआ जैसे अचानक उसके जहन में अंधेरा सा भर गया हो। उसने सर झटका मगर बेसुध। दूसरे लम्हे उसे अपना जिस्म बेजान होता हुआ महसूस हुआ और वो उलटकर गिरती चली गई। सर्दियों के दिन थे। इमरान लिहाफ में घुसा एक साइंस से रिसाला पढ़ रहा था। उसने कमरे का दरवाजा बंद कर रखा था और कमरे में इलेक्ट्रिक हीटर ऑन था। लेकिन इन दिनों चूंकि दारुल हुकूमत शदीद सर्दी की लपेट में था और दर्जे हरारत -6 था,
इसलिए इस कदर इंतजाम होने के बावजूद कमरे में सर्दी थी। इन दिनों सीक्रेट सर्विस के पास क्योंकि कोई केस न था, इसलिए इमरान इसी तरह कमरे में घुसा रहता था और लिहाफ में पड़ा साइंसी रिसाले और जखीम किताबें पढ़ता रहता था। सुलेमान इन दिनों अपने किसी अजीज की वफात पर अपने आबाई गांव गया हुआ था, इसलिए इमरान को खुद ही चाय और कॉफी बनाना पड़ती थी। और जब भी वो चाय या कॉफी के लिए लिहाफ और कमरे से निकलकर बाहर आता, उसके बेख्तियार दांत बजने शुरू हो जाते और वो सुलेमान को कोसने लगता, जो गांव जाकर बैठ गया था और वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब भी वो किचन से अपने लिए चाय बनाकर लाया था और चाय का कप पलंग के साथ तिपाई पर रखकर फौरन बिस्तर में घुस गया था और रिसाला पढ़ने में मसरूफ हो गया था। रिसाला पढ़ते पढ़ते उसने चाय का कप उठाया और उसके सीप लेने लगा। अभी उसने 2-3 सीप ही लिए होंगे कि अचानक कमरे में मौजूद फोन की घंटी बज उठी। ये फोन करने वाले न दिन को सुकून लेने देते हैं और न रात को चैन। इस कदर शदीद सर्दी में मालूम नहीं कैसे वो फोन के नंबर प्रेस कर लेते हैं। उनकी उंगलियां भी नहीं अकड़ती। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन भला उसके मुंह बनाने से फोन की घंटी बजना बंद हो सकती थी। उसने जल्दी जल्दी चाय के घूंट भरे और खाली कप साइड की मेज पर रखते हुए उसे मेज पर पड़े फोन का रिसीवर उठा लिया। यस, सर्दी से ठठराता, कपकपाता, बल्कि कड़कड़ाता हुआ बेचारा अली इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा, ब्लैक जीरो बोल रहा हूँ इमरान साहब। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो की आवाज सुनाई दी। ब्लैक हो इसलिए रात की तारीकी में बोल रहे हो, और वो भी इस कदर शदीद सर्दी में। जाहिर तारीकी में उल्लू ही बोलते हैं, चाहे वो व्हाइट हो या ब्लैक, बोलते रहो। मैं भला तुम्हें बोलने से कैसे मना कर सकता हूँ? इमरान ने नॉन स्टॉप बोलते हुए कहा। इमरान साहब, मैंने आपको एक बहुत जरूरी सिलसिले में फोन किया है। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने सलाम दुआ करते हुए इमरान की बात का नोटिस न लेते हुए कहा, जरूरी सिलसिले में लोग वॉशरूम जाते हैं, ना कि फोन करते हैं। इमरान ने उसी अंदाज में कहा, वॉशरूम? मैं समझा नहीं। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने हैरान होते हुए कहा, जैसे वो वाकई इमरान की बात का मतलब न समझा हो। अरे भाई, आजकल के जमाने में जरूरी सिलसिला बल्कि जरूरी काम वॉशरूम में जाने का होता है। ज्यादा खाने के बाद जाहिर है बार बार वॉशरूम में ही जाना पड़ता है, इसलिए उसे जरूरी बल्कि बहुत जरूरी कहा जाता है। इमरान ने उसे बाकायदा समझाते हुए कहा, तो दूसरी तरफ ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। तौबा है, अब बात को कहां से कहां ले जाते हैं। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने हंसते हुए कहा, बातों को ही यहाँ वहां ले जाता हूँ, खुद तो कहीं नहीं जाता। इमरान ने कहा, इमरान साहब, बहुत सीरियस मामला है। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने कहा, फिर वही बात। अरे भाई, इतना ही सीरियस मामला है तो भागकर जाओ वॉशरूम, मुझे क्या बता रहे हो? इमरान ने कहा, प्लीज इमरान साहब, मैं बहुत संजीदा हूँ। ब्लैक जीरो ने चिल्लाकर कहा, तुम संजीदा हो और मैं रंजीदा हूँ। मेरे रंजीदा होने की वजह सुलेमान है, जो मुझ गरीब को अकेला सर्दी में ठठरने, कांपने और दांत बजाने के लिए छोड़ गया है। सारा दिन खुद ही अपने लिए चाय कॉफी बनाना पड़ती है। खाना खाना हो तो होटलों और रेस्तरानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इतना खर्चा तो मेरा सुलेमान नहीं कराता जितना मुझे खाना खाने के लिए होटलों और रेस्तरानों में जाकर करना पड़ता है। सुलेमान से उधार खा कर मैं उसका मकरूज होता जा रहा हूँ। इमरान ने कहा, आप पहले सुलेमान का कर्ज उतार ले, मैं फिर बात करूंगा। ब्लैक जीरो ने कहा, अगर इतनी ही जरूरी बात है तो बताओ। इमरान ने कहा, तनवीर ने सिगरेट सर्विस छोड़ दी है। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने अचानक इंकशाफ करने वाले अंदाज में कहा, क्या क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना। इमरान ने चौंकते हुए कहा, तनवीर सिगरेट सर्विस से सुबकदोश हो गया है। ब्लैक जीरो ने कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तू वाकई रहीम व करीम और बड़ा बेनियाज है। इमरान ने बड़ी इनकसारी से कहा, क्या मतलब? मैं आपको बता रहा हूँ कि तनवीर ने सिगरेट सर्विस छोड़ दी है और आप खुश हो रहे हैं। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैं खुश भी हो रहा हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर रहा हूँ। इमरान ने कहा, अल्लाह ताला का तो हर हाल में शुक्र अदा करते रहना अच्छी बात है, लेकिन तनवीर का सिगरेट सर्विस छोड़ने का सुनकर आपका खुश होना मेरी समझ में नहीं आया। ब्लैक जीरो ने बदस्तूर हैरत भरे लहजे में कहा, तुम नाम के ही नहीं बल्कि दिमाग के भी ब्लैक और जीरो हो। अरे तनवीर का सिगरेट सर्विस छोड़ने का मतलब जानते हो? इमरान ने ब्लैक जीरो को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। आपको मालूम है तो आप बता दे। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने बेचारगी से कहा, वो मेरा रकीब रोज सफेद था। जूलिया के मामले में वो अपनी गाड़ी आगे बढ़ाता था और न मेरी गाड़ी आगे बढ़ने देता था। मैं जूलिया से जब भी अपने दिल बेकरार की बात करने लगता हूँ तो वो हमेशा मेरे आड़े आ जाता था। उसकी, मेरी और जूलिया की जो तिकोन बनी हुई थी, किसी तरह से टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। दूसरे लफ्जों में, न तनवीर अपना ऊँट किसी करवट बैठने देता था और न ही जूलिया की ऊँटनी किसी करवट चल लेती थी, और मैं बेचारा उनके दरमियान बेमुहार ठंडी ठंडी आहें भरने के लिए रह गया था। अब अगर तनवीर ने सिगरेट सर्विस छोड़ने का इरादा कर लिया है तो इसका मतलब है कि उसका ऊँट किसी करवट जरूर बैठ गया है। सिगरेट सर्विस के साथ साथ उसे लामहला जूलिया से भी दस्तबरदार होना पड़ेगा। इस तरह ये तिकोन टूट जाएगी।
और जूलिया और उसके साथ साथ उसकी ओटनी की करवट मेरी तरफ हो जाएगी और खुदा खुदा करके शायद मेरे आंगन में भी शहनाइयां बज उठी। इमरान जब बोलने पर आया तो नॉन स्टॉप बोलता चला गया। ओ, तो आपने इस नजरिए से खुशी का इजहार किया है। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने हंसते हुए कहा, नजरिया जो भी हो, खुशी खुशी होती है। और तुमने तनवीर के जाने का जो मसला सुनाया है, मेरा तो रोवा रोवा नाच उठा है। इमरान ने कहा, आप तो ये सब ऐसे कह रहे हैं जैसे आप पहले से ही तनवीर के आउट होने का प्रोग्राम बनाए बैठे हो। ब्लैक जीरो ने कहा, और नहीं तो क्या, मेरी तो बस नहीं चलती थी, वरना मैं उसी बस के नीचे कब का उसे कुचल चुका होता। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो बस न चलने का मुहावरा सुनकर हंस पड़ा। तो आप चाहते हैं कि तनवीर को हंसी खुशी जाने दिया जाए? ब्लैक जीरो ने कहा, अरे नहीं, उसे रुखसत करने के लिए बाकायदा बैंड बाजे का बंदोबस्त करो। अगर हो सके तो सीक्रेट सर्विस के दूसरे मेंबरान से कहो कि वो इस खुशी में सारे शहर में मिठाइयां तकसीम करे। रावी ने उनकी किस्मत में जब चैन लिखी दिया है तो वो इसका भरपूर लुत्फ उठाए। इमरान ने उसी अंदाज में कहा। उसके लहजे में अजीब सा तंज और काट थी। मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने उसके तंज और काट को महसूस करते हुए कहा, पहले ये बताओ कि तनवीर की रुखसती की खबर तुम्हें कैसे मिली है? इमरान ने कहा, पिछले दिनों आपने तमाम मेंबरान को तफरी टूर पर भेजकर उनके टेलीफोन सेटों को अपग्रेड करते हुए उनमें ऐसी डिवाइसेस एडजस्ट कर दी थी जिनका लिंक दानिश मंजिल की एक कंप्यूटर मशीन से था। आपने हुक्म दिया था कि मैं उस कंप्यूटर मशीन के जरिए मेंबरान की मसरूफियात को चेक करता रहूं। उन टेलीफोन्स के जरिए जो बातें हों या उन कमरों में जहां ये फोन मौजूद हैं, जो बातें हों या जो वो करे कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाता है। कंप्यूटर मशीन में मैंने सीक्रेट सर्विस के मेंबरान के अलग अलग फोल्डर, उनकी फाइलें और उनका डेटा बना रखा है। वो जो कुछ करते हैं मशीन में खुद ब खुद रिकॉर्ड हो जाता है। मैंने उन सबको कह रखा है कि वो रात 10 बजे के बाद अपने फ्लैटों में रहा करे। हर हफ्ते रात 10 बजे मैं कंप्यूटर मशीन पर उनकी मसरूफियात चेक करता हूँ। उनकी मसरूफियात की फिल्म चेक करने से पहले मैं 10 बजे ये देखता हूँ कि वो सब अपने अपने फ्लैट्स में मौजूद है या नहीं। आज एक हफ्ते के बाद मैंने शुरुआत जूलिया से की थी। जब मैंने उसे चेक किया तो मुझे तनवीर जूलिया के फ्लैट के दरवाजे पर खड़ा नजर आया। मैं हैरान हुआ कि उसे इस वक्त अपने फ्लैट में होना चाहिए था, फिर वो जूलिया के फ्लैट में किस लिए आया है? बहरहाल जूलिया ने दरवाजा खोला और वो तनवीर को सिटिंग रूम में ले गई जहाँ क्रॉस्टी और सालेहा दोनों मौजूद थी। ब्लैक जीरो ने कहा और फिर उसने तनवीर, जूलिया, क्रॉस्टी और सालेहा के दरमियान होने वाली बातें इमरान को बताना शुरू कर दी। मुझे तनवीर की बातों पर शदीद गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं जूलिया के फ्लैट पर फोन करूं और उन्हें बता दूं कि तनवीर जो कुछ कर रहा है मैं जानता हूं। जूलिया उसे अगर उसके इरादों से बात कर सके तो ठीक है, वरना उसे गोली मार दे। फिर जूलिया ने तनवीर को फोर्स किया कि वो इस मामले के लिए खुद चीफ से बात करे। तनवीर शायद पहले से ही सब कुछ सोच समझ कर आया था। उसने जूलिया के फोर्स करने पर फौरन मुझसे बात करने की हामी भर ली। मैं चूंकि सब कुछ पहले ही सुन चुका था, इसलिए मैंने तनवीर से गुस्सेले लहजे में बात की और फिर जूलिया से कहा कि वो तनवीर को खुद ही राह रास्त पर ले आए। अगर वो इसकी बात मान जाए तो ठीक है, वरना वो उसे गोली मार दे। मैंने ये कहकर फोन बंद कर दिया। मैं स्क्रीन पर बदस्तूर उन्हें मॉनिटर कर रहा था। जूलिया के साथ साथ क्रॉस्टी और सालिया ने भी तनवीर को समझाने की कोशिश की, मगर वो बज़िद था। फिर जूलिया और तनवीर में तलब कलामी हुई तो तनवीर ने अचानक अपना पैर जमीन पर मार दिया। उसके बूट की एड़ी में शायद कोई कैप्सूल था जो धमाके से फटा और मैंने सिवाय तनवीर के जूलिया, क्रॉस्टी और सालिया को बेहोश होकर गिरते देखा। तनवीर की इस हरकत ने मुझे चौंका दिया था। फिर तनवीर ने जेब से एक तयशुदा कागज निकालकर मेज पर रखा और फिर उसने कलाई से अपनी रिस्ट वॉच उतारकर उस कागज पर रखी और वहां से निकल गया। उसने चूंकि अपनी रिस्ट वॉच जूलिया के फ्लैट में छोड़ दी थी, इसलिए मैं उसे फॉलो नहीं कर सका था। अगर वो रिस्ट वॉच साथ ले जाता तो मैं उसे फॉलो कर सकता था, क्योंकि मेंबरान के रिस्ट वॉचेस में ऐसी डिवाइसेस मौजूद है कि उन्हें फॉलो किया जा सकता है। ब्लैक जीरो ने तफसील बताते हुए कहा, हैरत है, तनवीर को बैठे बिठाए सीक्रेट सर्विस छोड़ने की क्यों सूझ गई? जूलिया और उसकी दूसरी साथियों को बेहोश करके उसने अपनी रिस्ट वॉच भी वहीं छोड़ दी है। इसका मतलब है कि वो वाकई गद्दारी पर आमादा हो गया है। इमरान ने होठ चबाते हुए कहा, मालूम तो ऐसा ही होता है। ब्लैक जीरो ने कहा, क्या बात कर रहे हो? क्या तुमने उसके पिछले दिनों की मसरूफियात चेक नहीं की थी? वो पिछले दिनों क्या क्या करता रहा था? इमरान ने तेज लहजे में कहा, ओ नहीं, तनवीर की इस काया पलट की वजह से मैं परेशान हो गया था, इसलिए मैंने फौरन आपको इत्तला देना मुनासिब समझा। मैं उसका पिछले दिनों का रिकॉर्ड चेक करता हूँ। सीक्रेट सर्विस छोड़ने की उसकी जो भी वजह होगी सामने आ जाएगी। ब्लैक जीरो ने कहा, जूलिया और उसके साथियों के लिए क्या किया है तुमने? क्या वो अभी तक बेहोश है? इमरान ने मुंह बनाकर पूछा। मैंने सफदर और नोमानी को वहां भेज दिया है। ब्लैक जीरो ने फौरन कहा, उनसे राब्ता करो और पूछो कि तनवीर वहां जो खत छोड़ गया है उसमें क्या लिखा है। इमरान ने कहा, बेहतर, मैं भी राब्ता करता हूँ। ब्लैक जीरो ने कहा, सीक्रेट सर्विस छोड़ने के पीछे तनवीर का जो भी मकसद हो, बहरहाल ये गद्दारी के जुमरे में आता है। शुरू दिन से उन सबको बावर करा दिया गया था कि सीक्रेट सर्विस में शमूलियत के बाद उनकी वापसी के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं।
उन रास्तों की तरफ जाने की कोशिश करने वालों को सिवाय मौत के और कुछ नहीं मिलेगा और ऐसे एजेंट को गद्दार एजेंट समझकर गोली मार दी जाएगी। तनवीर अगर ये समझता है कि वो आसानी से सीक्रेट सर्विस से निकल जाए और अपनी रिस्ट वॉच जूलिया के फ्लैट में छोड़कर दुनिया के किसी भी कोने में छुपकर एक्स2 की नजरों से बच जाएगा, तो ये उसकी भूल है। जूलिया क्रॉस्टी और सालिया को बेहोश करके और अपनी रिस्ट वॉच जूलिया के फ्लैट में छोड़कर उसने अपने ताबूत में खुद ही आखिरी कील ठोक ली है। अब उस गद्दार एजेंट को एक्स2 ऐसी भयानक सजा देगा जिसका वो तस्वुर भी नहीं कर सकता। इमरान ने गुर्राते हुए कहा, आप ठीक कह रहे हैं, मगर तनवीर को एक चांस तो देना चाहिए। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने इमरान की गुर्राहट सुनने के बावजूद तनवीर की हिमायत करते हुए कहा, नहीं, इमरान को ये सारी बातें बावर करा दो और उनसे कहो कि अभी तनवीर उनकी दस्तरस से दूर नहीं गया होगा। वो फौरन शहर में पहुंच जाए और तनवीर जहां नजर आए उसे गद्दार एजेंट के तौर पर फौरन गोली मार दे। इमरान ने पहले से भी ज्यादा सख्त लहजे में कहा, ठीक है इमरान साहब, मैं अभी उन सबको हिदायत दे देता हूँ। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने बदस्तूर खौफजदा लहजे में कहा। इमरान के गुस्से के सामने उसकी भी जान हवा हो जाती थी। उनको हिदायत देकर तनवीर का कंप्यूटराइज मशीन पर पिछले हफ्ते का रिकॉर्ड चेक करो। मैं दानिश मंजिल आकर खुद चेक करूंगा कि वो पिछले दिनों क्या करता रहा है। इमरान ने कहा, यस बॉस। ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। उसके चेहरे पर यकलक बेपनाह संजीदगी आ गई थी। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने दूसरे कमरे में जाकर लिबास तब्दील किया और दानिश मंजिल जाने के लिए तैयार हो गया। थोड़ी ही देर बाद वो अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठा दानिश मंजिल की तरफ उड़ा जा रहा था।